नमस्कार, स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ पर आपका। हमारी ये खास मुहिम फ्यूचर सिटीज़ ऑफ इंडिया जो देश के अलग अलग कोनों में जाती है और ये जानने की कोशिश करती है कि उन शहरों में क्या पोटेंशियल है, कैसे वो शहर आने वाले दिनों में फ्यूचर सिटीज़ बन सकते हैं, किस तरह से बदलाव पिछले कुछ दिनों में हुए हैं उस शहर में और आने वाले दिनों को लेकर किस तरह की प्लानिंग है उन शहरों को लेकर। अब फ्यूचर सिटीज़ ऑफ इंडिया आ पहुँचा है देश के पूर्वी हिस्से उड़ीसा में, जहाँ की राजधानी भुवनेश्वर अब हमारी लिस्ट में अगला शहर है। भुवनेश्वर में पिछले कुछ सालों में कई तरह के बदलाव देखे गए हैं। ये टेम्पल सिटी ऑफ ईस्ट के नाम से मशहूर तो है ही, साथ ही साथ अब ये एक सॉफ्टवेयर सिटी भी बनती जा रही है। यहाँ पर कई नई कंपनियां आई हैं और नए और पुराने कल्चर का अगर एक बेहतरीन तालमेल आप देखना चाहते हैं तो भुवनेश्वर उसके लिए एक बेहतरीन जगह है। पिछले कुछ सालों में किस तरह के बदलाव इस शहर ने देखे हैं और आने वाले दिनों में क्या बदलाव होने जा रहे हैं, इस सब पर एक खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज बीजेडी के केंद्रपाड़ा के लोकसभा सांसद श्री जय पांडा। पांडा साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। काफ़ी हमने देखा है कि भुवनेश्वर में बदलाव आए हैं पिछले कुछ समय में। लोगों ने यहाँ पर लाइफस्टाइल में बदलाव आए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ आ गई हैं, लेकिन आप इस शहर से जुड़े हुए हैं बहुत लंबे समय से, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आप मुझे एक बैकड्रॉप दे सकें, पिछले कुछ दिनों में किस तरह के बदलाव आपने देखे हैं भुवनेश्वर में आते हुए। देखिए, भुवनेश्वर बहुत छोटा सा शहर था। When I was growing up, it was a very small town and it used to be called a sleepy town. लेकिन पिछले 10 साल में बहुत कुछ बदलाव आया हुआ है, आप देखे होंगे। पॉपुलेशन बहुत बढ़ा है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बढ़ गया है। आप देखिए, अगर रोड्स काफ़ी चौड़ा है, बहुत सारे कंपनीज भी आ चुके हैं। यहाँ जो हम हैं, ये शानदार भुवनेश्वर गोल्फ क्लब है। इट इज़ ओवरलुकिंग एलिफेंट सेंचुरी जो बिल्कुल शहर का आउटर पेरीमीटर पे लगा हुआ है। तो द सराउंडिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल, विच इज़ टिपिकल ऑफ उड़ीसा। आप उड़ीसा आसपास जाए तो चिल्का लेक है, बहुत सारे जंगलों हैं। लेकिन भुवनेश्वर इटसेल्फ, वी वर लकी, क्योंकि 80 का दशक में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था भारत में, यहाँ नहीं हुआ। लेकिन इसके वजह से हमारा कोई पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ भुवनेश्वर में नहीं है। जो पिछले दशक में जो सब इंडस्ट्रीज़ आए हुए हैं, ये सब आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं, टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ हैं। यहाँ लगा हुआ है इन्फो सिटी, आपने देखा होगा, और वहाँ इन्फोसिस है और महिंद्रा सत्यम है और अभी टीसीएस अभी शुरू करने वाले हैं। तो भुवनेश्वर इज़ बिकमिंग एन इन्फो सिटी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, जो एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत कुछ यहाँ प्रगति हुई है। पब्लिक सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस आ चुके हैं। लेकिन खास करके पब्लिक सेक्टर में एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अभी शुरू, इट हैज़ स्टार्टेड इट्स फर्स्ट बैच। आईआईटी यहाँ शुरू हो गया है, ट्रिपल आईटी शुरू हो गया है, नाइसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स रिसर्च में। तो भुवनेश्वर इज़ बिकमिंग एन आईटी एंड एजुकेशन हब। और जो कॉरपोरेट वर्ल्ड जो इस सेक्टर में जुड़े हुए हैं, वो सब यहाँ आ चुके हैं। तो इट हैज़ बिकम ग्रेजुअली थोड़ा कॉस्मोपॉलिटन होने लगा है। 50-60 साल पहले ले कोर्बुजिए वो चंडीगढ़ को भी डिज़ाइन किए थे और भुवनेश्वर को भी डिज़ाइन किए थे। लेकिन अभी भी पिछले कुछ सालों से हम आईआईटी खड़गपुर से इनपुट लेकर एक 30 साल का एक मास्टर प्लान बनाया है, बिल्कुल, ताकि जब भुवनेश्वर और भी बढ़ेगा, जो सैटेलाइट टाउन्स है वो कैसे इंटीग्रेट होंगे, मास ट्रांसपोर्टेशन कैसे लगेगा, ये सब बहुत अच्छी तरह से प्लान होके हो रहा है। बिल्कुल, उस विजन 2030 प्लान पर तो मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा ही। उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जब कोई शहर इतनी तेज़ी से बढ़ता है, आपने कहा बहुत से लोग ज़ाहिर तौर पर इस शहर में आते होंगे, बाहर से आते होंगे काम करने, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किस तरह की डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, सरकार की तरफ से किस तरह के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, ताकि यहाँ पर इस शहर में ये शहर कॉन्सेंट्रेटेड न रहे, ऐसा ना हो कि सारी ग्रोथ जो है वो बीचों बीच शहर में हो, बाहर के एरिया भी डेवलप हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किस तरह के इनिशिएटिव लिए गए हैं? आप एयरपोर्ट से निकलते हुए देखे होंगे कि आवर रोड्स आर वेरी नाइस एंड वाइड इन द सिटी। बहुत ग्रीन सिटी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी शहर आइसोलेशन में नहीं बढ़ सकता है। तो उड़ीसा एज अ होल और उड़ीसा का इकोनॉमी को हमें देखना चाहिए। बहुत कम लोगों को ये पता है कि पिछले 10 साल में उड़ीसा और गुजरात 2 ही राष्ट्र हैं जो एक ही स्पीड में ग्रो कर रहे हैं। उनकी इकोनॉमी दोनों 10% से ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट पर एनम हो रहे हैं। और इनके पास और बिहार भी है, छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश भी है, लेकिन उड़ीसा इज़ एट द टॉप ऑन पार विथ गुजरात। ऑफ कोर्स एक स्मॉलर बेस से ये ग्रोथ हो रही है। तो इसका फल ये है कि सारा उड़ीसा में अगर आप देखें, बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का। हमारा 50 साल के लिए एक ही पोर्ट था, पारादीप पोर्ट। अभी एमओयूज़ और 8-10 पोर्ट के लिए साइन हो चुके हैं। इसके बीच में 2 पोर्ट कमीशन हो चुके हैं, एक गोपालपुर में और एक धामरा में।
बड़े बड़े कंपनीज जैसे टाटाज, L&T, जिंदल्स, दे हैव ऑल बिकम इन्वॉल्व्ड इन दिस ग्रोथ स्टोरी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल ओवर द स्टेट बहुत तेज़ पे बढ़ रहा है और भुवनेश्वर पर उसका असर भी पड़ रहा है। एजुकेशन की बात भी आपने कही थी, यहाँ पर बहुत सारे हमने देखे कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल रहे हैं। खासतौर पर एक फिगर जो मैं पढ़ रहा था वो थोड़ा स्टैगरिंग होता है, क्योंकि एक शहर में करीब 100 से 150 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। ज़ाहिर तौर पर बड़े इंस्टीट्यूट्स तो हैं ही, IIT, XIM और नाइसर जैसे, लेकिन जब हम सेकेंडरी बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इतने ज़्यादा जब एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खुल जाते हैं तो कहीं ना कहीं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता? आपको लगता है कि ये सब ऐसे मैनेज कर पा रहे हैं गुड क्वालिटी इंजीनियर्स प्रोड्यूस करने में? मैं ये नहीं कहूँगा कि हर कोई इंस्टीट्यूट जो आया हुआ है सब IIT के सेम लेवल पे हैं, लेकिन बहुत सारे हैं जो बहुत हाई क्वालिटी के हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका अच्छा है। लेकिन हमें क्वांटिटी भी चाहिए, कोई एवरेज और अबव एवरेज इंस्टीट्यूट भी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि सब जा सकते हैं IIT। लेकिन ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट्स आए हुए हैं, मैं आपको पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल दे रहा था, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट आए हुए हैं जो हाई क्वालिटी हैं। जैसे कि एक यहाँ XIM है, जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वो XLRI से जुड़ी हुई है। उनका अभी 25 साल कंप्लीट हो गया। दे आर रिकग्नाइज्ड एज अमंग द टॉप 10 और 12 इन द कंट्री। वहाँ फॉरेन स्टूडेंट्स भी आते हैं, फॉरेन फैकल्टी भी आते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं प्राइवेट सेक्टर में भी और पब्लिक सेक्टर में भी। खास करके पिछले दशक में, पिछले 10 साल में जो इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और हायर लर्निंग का इंस्टीट्यूट्स और इंडस्ट्रीज़ आ गए हैं, कंकरेंटली विद देम बहुत सारे प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल्स भी आ चुके हैं। मुझे याद है व्हेन आई वाज अ चाइल्ड ग्रोइंग अप हियर, तो 1 या 2 अच्छे स्कूल्स थे। अभी तो देयर आर डजन्स, बहुत सारे बहुत स्कूल्स हैं यहाँ। मैं नहीं मानूंगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में नहीं। आप रिजल्ट्स देखिए, हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड था, सिर्फ स्कूल्स में नहीं, इवन हायर एजुकेशन में 70s और 80s में, कि उड़ीसा से बहुत सारे IAS ऑफिसर्स बनते थे, बहुत सारे IRS ऑफिसर्स बनते थे। लेकिन 90s और ये अभी पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें, उड़ीसा से बहुत सारे ग्रेजुएट्स अभी IT इंडस्ट्री में काम करते हैं, बेंगलुरु में काम करते हैं, हैदराबाद में काम करते हैं, अब्रॉड काम करते हैं और मल्टीनेशनल्स में काम करते हैं। तो ये जो डायस्पोरा अभी बन गया, ये पहले नहीं था और ये कुछ मात्रा में वापस आ रहे हैं और यहाँ छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर्स बन के स्टार्टअप भी कर रहे हैं कंपनीज। तो इसका भी असर पड़ रहा है। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइकिल दैट इज हैपनिंग। बिल्कुल, और ख़ास तौर पर जिस तरह की बात आपने कही, यही एक वजह शायद दिखती है कि भुवनेश्वर में हमने देखा बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स भी बढ़ रहे हैं। ये एक तरह से कहा जा रहा है धीरे धीरे कि अब ये देश की एंटरप्रेन्योरल कैपिटल बन गई है। इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स भुवनेश्वर की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, और साथ ही जो यहाँ का कल्चर है, जो टेम्पल सिटी कहलाती है भुवनेश्वर, उसको लेकर क्या योजनाएं हैं यहाँ पर सरकार की और प्राइवेट पार्टीज क्या कर सकती हैं, उसमें इस सब पर चर्चा होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर फ्यूचर सीरीज ऑफ इंडिया भुवनेश्वर में आपका। हम खास चर्चा कर रहे हैं जय पांडा साहब के साथ और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भुवनेश्वर आने वाले दिनों में फ्यूचर सिटी बन सकता है। हमने अलग अलग बात की एजुकेशन की और इंडस्ट्री की। एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन मेरा रहा है वो ये कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स भुवनेश्वर में आ रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, सेटअप करना चाहते हैं। क्या वजह है इसके पीछे? वजह है कि इस यहाँ का क्लाइमेट अच्छा है। मैं ये वेदर के बारे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के बारे बात कर रहा हूँ। पहला तो गवर्नेंस बहुत अच्छा है। वी हैव रिपीटेडली गॉट अवार्ड्स फॉर द लेवल ऑफ गवर्नेंस दैट वी हैव। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उसके वजह से द होल एनवायरनमेंट इज़ वेरी गुड। करप्शन बहुत कम है। लेकिन आप देखिए उसके साथ साथ यू नीड सम अदर फैक्टर्स ऑल्सो। इंक्यूबेशन सेंटर्स आ चुके हैं। एक जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में है, एक कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो है, उनका भी एक इंक्यूबेशन सेंटर है। वो एनकरेजमेंट देते हैं फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू कम एंड स्टार्ट। तो द एनवायरनमेंट इज़ राइट एंड आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे। मैं कहना चाहूँगा कि हमारा एयरपोर्ट अभी तक इंटरनेशनल नहीं बना हुआ है, लेकिन हम आशा कर रहे हैं कि जल्द ही जल्द वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा। लेकिन आपको एक आंकड़ा मैं देना चाहूँगा कि कुछ साल पहले भुवनेश्वर यूज्ड टू गेट हार्डली 3 फ्लाइट्स ए डे टू कनेक्टिंग अस टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। अभी दिन को तकरीबन 20 फ्लाइट्स हैं। दिल्ली के लिए 4, 5, 6 फ्लाइट्स हैं दिन को,
मुंबई के लिए 2 फ्लाइट्स हैं, बेंगलोर के लिए हर दिन कनेक्ट एवरी डे देयर आर 2 फ्लाइट्स, हैदराबाद के लिए है, चेन्नई के लिए है। तो इट हैज़ बिकम अ वेरी वेल कनेक्टेड सिटी। सो एंटरप्रेन्योर्स फाइंड इट वेरी ईजी कि यहाँ एक कॉस्ट एडवांटेज भी है जी। तो आउटसोर्सिंग बिजनेसेस के लिए, आईटी बिजनेसेस के लिए ये जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ कॉस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और यहाँ कम खर्च में दे गेट टॉप क्वालिटी टैलेंट एंड नाउ दे आर ऑल्सो कनेक्टेड प्रॉपरली, तो दे डोंट फील आउट ऑफ द वे। बिल्कुल। जो इन्वेस्टर्स होते हैं ख़ास तौर पर वो भी इन्हीं चीज़ों को देखते हैं कि किस तरह शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह की अपॉर्चुनिटी शहर में है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपके पास बेटर आंकड़े, बेटर एक प्रोजेक्शन होगा, किस तरह का इन्वेस्टमेंट अब उड़ीसा में ख़ास तौर पर और भुवनेश्वर में ख़ास तौर पर आ रहा है, जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट करें कि इस शहर की इकॉनमी बहुत जल्दी टर्न अराउंड करेगी? रिसेंटली एक अखबार ने एक रिपोर्ट छापा कि उड़ीसा इज़ नाउ भारत का सबसे पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। बिल्कुल। तो ये बहुत कम लोगों को पता था। पिछले 6-7 साल में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग चुका है। MOUs तो इससे कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग चुका है। तो समझिए कि $20 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुका है, जो पिछले 50-55 साल में इसका एक फ्रैक्शन भी नहीं हुआ था। तो लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ कमिंग एंड ये बहुत सारे मिनरल सेक्टर में आए थे, जैसे स्टील प्लांट्स, पावर प्लांट्स, क्योंकि ये हमारा एक नेचुरल एडवांटेज है। लेकिन सिर्फ उसमें नहीं, मैं पहले आपको एग्जांपल दे रहा था, IT इंडस्ट्री बहुत आए हुए हैं। अभी टूरिज़्म सेक्टर के लिए बहुत पोटेंशियल है। बिल्कुल। हमारा 500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है और हमारे इतने सारे पुराने आर्किटेक्चर है, जैसे टेम्पल्स। भुवनेश्वर में तो मेनी हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स आर। भुवनेश्वर फेमस भी टेम्पल सिटी के नाम से ही है और कई सारे सिर्फ भुवनेश्वर में ही नहीं, इनफैक्ट भुवनेश्वर थोड़ा सा आगे पुरी जाएंगे, वहाँ पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। मैं एग्जैक्टली वहीं आना चाह रहा था आपके पास कि ये एक बड़ी कोर एडवांटेज है भुवनेश्वर के पास, एक बहुत अच्छा कल्चरल हेरिटेज है। कैसे उसको बढ़ावा देना चाहते हैं, क्या किया जा सकता है, कैसे हो रहा है ये सब कि ट्रांसफॉर्मेशन हो टूरिज्म सेक्टर का? आप देख चुके होंगे कि भुवनेश्वर इटसेल्फ हैज़ वेरी मेनी गुड होटल्स। 5 स्टार से शुरू करके 3 स्टार तक, 2 स्टार तक बहुत सारे अच्छे होटल्स हैं भुवनेश्वर में और कनेक्टिविटी भी आ चुका है। भुवनेश्वर के बाहर जो है अभी धीरे धीरे अभी हो रहा है। पुरी में है, कोणार्क में अभी आ रहे हैं होटल्स, चिल्का लेक के पास अभी होटल्स आने का प्लान्स है। मेरा जो कंस्टिट्यूंसी वो कुछ 3 घंटा दूरी यहाँ से है गाड़ी में। भितरकनिका सेंचुरी है, क्रोकोडाइल सेंचुरी, और ऑलिव रिडली टर्टल्स, गहिरमठा, ये सब नाम आप सुने होंगे। जी हाँ। इनको कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्लान्स हैं। तो मैं सोच रहा हूँ अगले 3-4-5 साल में आप देखेंगे कि ये जो अच्छी क्वालिटी होटल्स आप देखे हैं भुवनेश्वर में, कटक में, ये सराउंडिंग एरियाज़ में भी आपको मिलेंगे। और वी आर ऑल्सो पुशिंग फॉर रीजनल लो कॉस्ट एयरलाइंस, क्योंकि उड़ीसा में वैसे 17-18 एयर स्ट्रिप्स हैं, लेकिन ऑपरेशनल एयरपोर्ट सिर्फ अब तक भुवनेश्वर था। लेकिन हम वी आर होपफुल कि in the very near future we will have flights operating to 4-5 other places in Odisha. तो इसका भी असर पड़ेगा फॉर टूरिज्म। बिल्कुल। और आने वाले दिनों में भुवनेश्वर की तस्वीर क्या होगी, क्या प्लान सरकार के भी हैं? एक विजन 2030 बनाया है भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, वो लागू कब से हो जाएगा, किस तरह से तस्वीर बदल जाएगी पूरे शहर की, इस सब पर हम फोकस करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। CNBC आवाज़ की खास मुहिम फ्यूचर सिटीज़ ऑफ इंडिया में इस बार हमारा फोकस भुवनेश्वर पर है और भुवनेश्वर में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं उस पर हमारी खास चर्चा हो रही है जय पांडा साहब से। पांडा साहब, हमने बात की किस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पर। भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक मास्टर प्लान लेकर आई है, विजन 2030, आने वाले सालों में 2030 तक किस तरह का शहर होगा। अगर आप बताएं कि क्या क्या खास पॉइंट्स हैं उसके, किस तरह वो इम्प्लीमेंट होगा? जो मास्टर प्लान जो है वो IIT खड़गपुर के साथ और कोई अदर इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर ये सब बनाया हुआ है। इट इज़ ऑलरेडी बीइंग इम्प्लीमेंटेड स्टेजेस में। आपने जैसे कि मैंने कहा कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के लिए बहुत सारा जगह छोड़ा गया था, उसमें IIT के लिए 900 एकड़ छोड़ा गया था। ये कुछ 7-8 साल से हो रहा है। तो ये प्लानिंग होकर हुआ है कि भुवनेश्वर कैन एक्सपेंड और इन अ प्लान्ड फैशन। आप अगर देखिए, कुछ साल पहले हमारा अपार्टमेंट कल्चर नहीं था, फ्लैट्स का कल्चर नहीं था। अभी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन आप देखे होंगे, लेकिन ये बहुत प्लान्ड मैनर में हो रहे हैं। एडिक्वेट पार्किंग होना चाहिए, एडिक्वेट रास्ते होना चाहिए, ये सब
बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, हेल्टर स्केल्टर ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ये 2030 तक चलेगा और इसमें प्लानिंग भी है कि मास रैपिड ट्रांसपोर्ट के लिए जगह रहेगा। और ये जो सब इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ आ रहे हैं, ये सब एक प्लान्ड मैनर में सब जगह रखा गया है इनके लिए और ये बहुत ट्रांसपेरेंटली और प्रॉपर मैनर में किया जा रहा है। जिस तरह हम देखते हैं कि कोई बड़ा शहर होता है वहाँ पर मेट्रोज डेवलप होते हैं या जैसे भुवनेश्वर के पास एक अपॉर्चुनिटी है, रिवर्स हैं आसपास, तो रिवर कनेक्टिविटी होती है। क्या इस तरह का प्लान भी है? क्या यहाँ पर मेट्रोज हम देखेंगे आने वाले कुछ समय में? हाँ, जब पॉपुलेशन और ट्रैफिक जस्टिफाई करेगा वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन वो प्लानिंग में है। और आप रिवर्स के बारे बोले, हमारा वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत कुछ प्लानिंग हो चुका है। इनफैक्ट पुरी में वाटर स्पोर्ट्स का एक कॉम्प्लेक्स शुरू हो चुका है। फॉरेनर्स आ रहे हैं, वो सर्फिंग कर रहे हैं और जेट स्की वगैरह लेके शुरू कर चुके हैं। तो मैं तो कहूँगा कि इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स यू विल सी लॉट ऑफ डेवलपमेंट। एक और चीज़ होती है मिस्टर पांडा, जब हम देखते हैं इस तरह के डेवलपमेंट होते हैं, लोग ज़्यादा कमाने लगते हैं, लोगों के पास अच्छा पैसा आता है, वो स्पेंड करना चाहते हैं। किस तरह के, क्योंकि फोकस वहाँ पर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कई तरह की हो सकती हैं, फिर चाहे वो मॉल्स के रूप में मॉल्स नए खुल रहे हों, सिनेमा हॉल्स हो या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हो, क्या उसको लेकर भी किसी तरह के प्लान्स हैं? क्योंकि फ़िलहाल कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मिसिंग लगता है भुवनेश्वर शहर में। नहीं, ये एक टर्निंग पॉइंट में हम ट्रांजिशन में हैं। ये जो आईटी कम्युनिटी यहाँ है, इनके लिए कई सारे पब्स वगैरह खुल चुके हैं ऑलरेडी। रेस्टोरेंट्स बहुत आ गए हैं जो पिछले 3-4 साल पहले नहीं थे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 1-2 आ चुके हैं, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के प्लानिंग स्टेज में है। मल्टीप्लेक्स, ये सब बहुत आ रहे हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था कि बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ स्कोप है। हाइकिंग, ट्रैकिंग के लिए भी स्कोप है। बहुत यहाँ जब कोई रिक्रिएशन के लिए जाना चाहते हैं, चिल्का लेक इज़ ओनली 2 hours अवे, राइट। एंड बोटिंग के लिए जाते हैं। यहाँ नंदनकानन जू जो है वो इट्स अ वेरी लार्ज जू विद अ लार्ज लेक ऑफ इट्स ओन, Right. वहाँ पे भी बोटिंग है। तो बहुत सारा फैसिलिटीज़ हैं, बट इट इज़ ग्रेजुअली ऑल कमिंग टुगेदर। तो I think you're on the verge of seeing lot of these things come into place. बिल्कुल। तो अब यहीं से जो सवाल निकलता है वो ये कि इतना इन्वेस्टमेंट अगर हो रहा है, ह्यूमन कैपिटल इतना डेवलप हो रहा है, यंगस्टर्स काफ़ी एंथुजियास्टिक हैं, एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं और उन सबको सब मौके मिल रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आने वाले, अगर मैं आपसे कहूँ 10 या 15 साल में अगर आपको एक तस्वीर खींचनी हो कि भुवनेश्वर कैसा दिखेगा, तो क्या कहेंगे? वेरी सिंपल, 10-15 साल में भुवनेश्वर इज़ गोइंग टू बी ए वेरी अट्रैक्टिव इंटरनेशनल डेस्टिनेशन एज अ मेट्रो सिटी। अभी कुछ साल पहले ये सब कुछ नहीं थे हमारे पास, अभी ऑलरेडी है कुछ मात्रा में। वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल फैसिलिटीज़ ऑलरेडी आ चुके हैं। ये रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ कुछ आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी तो फैंटास्टिक ग्रोथ हुआ है और भी होने वाला है, इंटरनेशनल अभी होने वाला है। तो आई कैन सी दैट बिकॉज ऑफ दिस प्लान्ड ग्रोथ एंड बिकॉज ऑफ द मेनी अट्रैक्शंस, हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स सब लग चुके हैं। अभी फाइनल जो कंस्ट्रक्शन होना है हमारा, ये हो रहा है। इन द नेक्स्ट 10-15 years वी आर गोइंग टू सी भुवनेश्वर एज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव इंटरनेशनल मेट्रो सिटीज। और इसीलिए सीएनबीसी आवाज़ को भी लगता है कि यहाँ पोटेंशियल है और इसीलिए हमारी फ्यूचर सिटी के लिस्ट में भुवनेश्वर जुड़ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर पांडा हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज सीएनबीसी आवाज़ की जो मुहिम है, अब ये साफ तौर पर निकल कर आ रहा है कि भुवनेश्वर में उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फिर चाहे वो यंग जनरेशन हो, बड़ी इंडस्ट्रीज़ हो, एजुकेशन हब तो बन ही गया है भुवनेश्वर। और जाहिर तौर पर इसीलिए आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि इस शहर की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी होगी। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।